राम राम साਰਿਆਂ ने आप सुनने लाग रहे हो एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी सोहना का सामुदायिक रेडियो। तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इसी रोज व शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे जमा को मकां और भी हैं। गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राजदां और भी हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो सत्यवानी मेरे यानी आरजे शैली के साथ। दोस्तों, हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। हर योग दिवस पर किसी न किसी थीम को लेकर के बात की जाती है। इस बार की थीम है योगा फॉर हेल्थी एजेस, यानी कि वृद्धावस्था में योग की भूमिका। गवर्नमेंट लेवल पर और यूनिवर्सिटी लेवल पर हर कोई योगा डे मनाता है। आज हमारे एपीजे सत्ता यूनिवर्सिटी में 2 दिवसीय योगा डे का आयोजन किया गया। आज पहला डे है, उसमें हमारे गेस्ट रहे हैं डॉक्टर भूदेव सर, जो आयुष विभाग में गुरुग्राम के नोडल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। सर से आज हम बात करेंगे कि योगा हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट होता है, योग करने के क्या कुछ फायदे होते हैं, कौन कौन सी बीमारियों को योगा खत्म करता है। सर, सबसे पहले आपका रेडियो सत्यवानी पर स्वागत है। जी धन्यवाद। योग करना एक मनुष्य के शरीर में कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, इसलिए भारत सरकार ने इस बार कि योग की जो थीम है वो स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए बनाई गई है। क्योंकि इस एज में बहुत तरह की परेशानियां वृद्ध लोगों को होती है जी, और वो बहुत अपने आप को एकांत महसूस करते हैं, अपने आप को बीमार महसूस करते हैं और थोड़ी कमज़ोरी महसूस करते हैं। और बहुत सारे लोगों को कई सारी बीमारियां होती हैं जी। तो उन बीमारियों को दूर रखने के लिए, उन वृद्धावस्था के सीनियर हमारे वृद्ध लोगों के लिए, अपने माँ पिताजियों के लिए आत्मबल रहे, मनोबल रहे, खुश रहें, प्रसन्न रहें, बीमारियां थोड़ी थोड़ी दूर रहे, नींद अच्छे से आ जाए, शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे जी ये सब होता है योगाभ्यास से। जी सर, 21 जून को हर साल योग दिवस मनाया जाता है। ये वर्ल्ड लेवल पर मनाया जाता है जी। इसकी शुरुआत क्यों करनी पड़ी, क्या ज़रूरत पड़ी? 21 जून को क्योंकि सबसे बड़ा दिन होता है और सभी विश्व के अंदर अधिकांश देशों में एक ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें योगाभ्यास चलता है, होता है जी। इसलिए इस दिन को लिया गया, क्योंकि बहुत सारे देशों में अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, दिन रात का वो समय होता है। तो अधिकांश देशों में इस समय पर बहुत और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन और सभी चीज़ों को देखते हुए इस दिन को चुना गया है। जी सर, भारत में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अब तक योग के लिए लोगों में कितनी जागरूकता आई है, लोग कितने अवेयर हुए हैं? बहुत जागरूकता आई है, क्योंकि अब मैं गुड़गांव में आयुष डिपार्टमेंट में एक योग की ओपीडी चलाता हूँ और इतनी जागरूकता आई है कि बहुत सारे लोग दूर दूर से लोग कोई भी परेशानी होती है वो लोग एक दूसरे को मेरे पास बोल देते, तुरंत ऐसे ही चले जाओ, आंख बंद करके चले जाओ मेरे पास। कि इतनी जागरूकता आ गई है कि अगर किसी को डायबिटीज़ है, माइग्रेन है, हेडेक है, वेरिकोज वेन है, एडी का दर्द है, डायबिटीज़ है, अस्थमा है, सीवियर अस्थमा है, तो भी मेरे पास आते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं ठीक करता हूँ। और क्योंकि बहुत सारी बीमारियों के इलाज के लिए केवल थोड़ी सी लाइफस्टाइल चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए और अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, अच्छे से सांस भरना आना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें इसी से ठीक हो जाती हैं। तो एक सवाल आता है, योग किस एज से शुरू कर देना चाहिए? योग 10-11 साल के बाद स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जो योग की जो क्रियाएं, आसन की जो चैम्पियनशिप होती हैं उसमें भी 10 साल से ऊपर के बच्चों को लिया जाता है जी। क्योंकि स्वाभाविक जो विकास शरीर का होना चाहिए उसके बाद ही अपने दूसरे अभ्यास करना चाहिए। लेकिन वो तो केवल आसनों के स्तर पर है,
प्राणायाम के स्तर पर है, लेकिन योग बहुत कुछ आगे भी है। बच्चों को इस समय पे छोटे बचपन से ही अगर हम अच्छे व्यवहार सिखाएं, अच्छी वाणी बोलना शुरू कर दें, तो वो भी योग के अंदर ही आता है। इसे कहते हैं व्यवहारिक योग जरूर है। जी सर, आप जानते ही हैं कि आज के समय में सिटिंग टाइम ज़्यादा हो गया है, और जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनका सिटिंग पीरियड इतना ज़्यादा हो जाता है, कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं। उनको कौन कौन सी योगा की एक्सरसाइज करनी चाहिए? क्या कुछ उनको लाभ मिलता है उस चीज़ से? क्योंकि अब बहुत सारी बड़ी बड़ी देश के अंदर विदेश में MNC कंपनीज हैं, जो लोग रात को ज़्यादा देर तक भी काम करते हैं, कोई खाना खाने का टाइम नहीं है, वो ज़्यादा सिटिंग बैठे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को, और बहुत सारे और फिजिकल वर्क नहीं है, ना प्राणायाम करते हैं, ना दूसरे आसन करते हैं, ना ज़्यादा वॉकिंग, तो ऐसे लोगों को, और इमोशनल स्ट्रेस भी है, तो ऐसे लोग जल्दी इन बीमारियों के चक्कर में फंस सकते हैं, जैसे हाई BP, जैसे डायबिटीज, जैसे पेट की प्रॉब्लम, गट हेल्थ, है ना, और माइग्रेन, सिर दर्द, क्योंकि कंधे में स्टिफनेस हो जाएगी ऐसे लोगों को, तो माइग्रेन हो जाएगा। ऐसे बैठे बैठे रहने से पेट अपसेट, गट हेल्थ अच्छी, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर हो जाएगा, मतलब डायबिटीज होने की चांस रहेंगे। ऊपर से स्ट्रेस भी है जी। तो ये चीज़ें बीमार करती हैं। सर, अब अभी आपने बताया था कि OPDs आप करते हैं, तो जी। OPDs के नंबर कितने बड़े हैं? मैं योग OPD में मुख्य रूप से क्या है, योग चिकित्सा है जी। योग के माध्यम से चिकित्सा, बीमारियों की चिकित्सा। अब बहुत सारे लोगों को 50 साल के बाद कमर स्टिफ हो जाती है। हम योगासन करने से अगर कमर स्टिफ हुई तो नाड़ियाँ जो पैरों में जाती हैं उनमें दबाव आने लग जाता है। जब हम योगासन करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, दोनों हड्डियों में गैप मेंटेन रहता है, घुटनों में भी, कमर में भी, कंधों में भी, सब में, और वो ठीक महसूस करते हैं। और इसलिए लोग बहुत, और जो बीमारियां फ्रोजन शोल्डर खाने काफ़ी दिनों में ठीक होते हैं, वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। एक बात। दूसरी, बहुत सारी बीमारियों का कारण नहीं पकड़ में आता है। जब हम योग अभ्यास करते हैं तो जब एक ही आसन प्राणायाम एक साथ करते हैं, एक सेशन करते हैं, तो जो छुपे हुए जो कारण है बीमारियों के, उस पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बहुत सारी बीमारियों का कारण स्टिफनेस है, बहुत सारी बीमारियों का कारण स्ट्रेस है, बहुत सारी बीमारियों का कारण डर है, अंदर एंजाइटी है, वो सब एक साथ उनका निवारण होता है अच्छे योग अभ्यास से जी, जिसमें प्राणायाम भी है, जिसमें ध्यान भी है, अच्छे आसन है जी। तो सर, योग कितने प्रकार के होते हैं? योग हठ योग के रूप से होता है, जैसे जिसमें आसन प्राणायाम होता है, और हमारा जैसे भक्ति योग होता है, जैसे मंत्रों का जप करना, या दूसरा भगवान का मनन करना, पूजा अर्चन करना, भजन करना, भजन बोलना, ये भक्ति योग है। और एक दूसरा राज योग है, जैसे ध्यान में बैठना है जी, ठीक है, ध्यान में बैठने से भी योग अभ्यासी है। और भी मंत्र योग है, लय योग है, बहुत अलग अलग तरह के विषय। सिद्ध योग है जी, सर्वोपरि है सिद्ध योग, जी। इसके अंदर उसमें सभी योग आ जाते हैं सिद्ध योग में। सर, एक चीज़ आपने भी देखी होगी और हम भी देखते हैं कि अक्सर लोग जिम में जाते हैं, जिम करते करते उनको हार्ट अटैक आ जाता है, या फिर कहते हैं हार्ट फेल हो जाता है जी। उससे कैसे छुटकारा मिले? मतलब कैसे, कौन सा ऐसा योग किया जाए जिससे हार्ट की बीमारियों को निवारण किया जा सके? ऐसे लोग पूरे मैंने बोला था कि चहुमुखी विकास जिसका होता है उसको ये चीज़ें नहीं होती हैं जी। और कुछ लोग रह जाते हैं, या तो वो स्ट्रेस में रहते हैं, है ना, या फिर अपनी नींद को ध्यान में प्रॉपर अपना महत्व नहीं देते हैं, है ना, और दूसरा अपने भोजन का भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान नहीं देते हैं। तो सब चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। किसी को पता ही नहीं चलता है कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उन सब से बाहर रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सात्विक भोजन लेना चाहिए, ठीक है। और एक हार्ट पेशेंट के लिए कौन कौन से योग कर सकता है एक हार्ट पेशेंट? हाँ, सबसे पहले तो हार्ट पेशेंट का जो स्ट्रेस है उसको दूर करना चाहिए। वो क्या है? नींद जी। समय पर सोना चाहिए, समय पर उठ के प्राणायाम करिए, और हल्के हल्के आसन जैसे मरकट आसन, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम, जैसे गौमुखासन,
जैसे कंधों के हल्के हल्के व्यायाम, ठीक है। तो ये जैसे स्कंद चालन, तो ये ऐसे अभ्यास हैं जो हमारे हृदय को बहुत स्वस्थ रखने में बहुत लाभदायक हैं। शुगर और ब्लड प्रेशर आज के टाइम में मतलब आम तौर पर हर किसी को होता है जी। हम देखते हैं कुछ बच्चों को तो बाय बर्थ हो जाता है, वो कैसे होता है और उसको कैसे छुटकारा पा सकते हैं उस चीज़ से? देखो शुगर एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ठीक है। और एक केवल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ही नहीं है, ये एक स्ट्रेस का भी है, स्ट्रेस के कारण भी होता है। जो ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं या जिनका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है या जिसको थायराइड ज़्यादा है या ज़्यादा मोटापा है या ज़्यादा मीठा खाते हैं, है ना जी, या ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस है, ऐसे लोगों को शुगर की संभावना ज़्यादा होती है और हाई बीपी की संभावना होती है। जैसे डायबिटीज़, जिसको थायराइड है उसको डायबिटीज़ की संभावना होती है, उसको हाइपरटेंशन की संभावना होती है। इसीलिए जैसे मोटापा है तो हाइपरटेंशन की संभावना होती है, मोटापे की दिक्कत होती है, वो डायबिटीज़ की संभावना होती है। इसलिए एक व्यक्ति को संतुलित रहना चाहिए। कौन कौन सा योग कर सकते हैं? कौन से, किसके लिए? शुगर और ब्लड प्रेशर के लिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्राणायाम। जी, प्राणायाम क्या काम करेगा? प्राणायाम उनके स्ट्रेस को भी दूर करेगा। प्राणायाम से ज्ञान की वृद्धि भी होती है, ज्ञान बढ़ेगा, समझ भी बढ़ती है, प्राणायाम से समझ आती है। दूसरी क्या है, जो रॉन्ग हैबिट्स होती हैं जी, वो प्राणायाम से छूटती चले जाती है। इसलिए प्राणायाम को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। जी, कपालभाति भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, भ्रामरी भी कर सकते हैं और उज्जाई प्राणायाम भी कर सकते हैं ये। और पेट कमर के लिए, डायबिटीज़ के लिए नाभि चालन, सुबह सुबह खाली पेट नाभि चालन का अभ्यास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारा मेंटल स्ट्रेस भी दूर होता है। 15 मिनट 10 मिनट करने के बाद इसे लेट के कमर को ऐसे ऐसे करवट लेते हैं, तो इससे मन बिल्कुल हल्का हो जाता है। 5-7 मिनट के बाद सांस बहुत अच्छे डीप ब्रीदिंग चलने लग जाती है बाद में, और शरीर हल्का सा और पेट के रोग इससे दूर होते हैं। जी। डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए? आजकल हम देखते हैं कि छोटे से बच्चे को डिप्रेशन हो जाता है, एक रूम में रहना शुरू कर देते हैं, एक शांत के माहौल में रहना शुरू कर देते हैं। उस चीज़ से कैसे निकले? कहते हैं कि ध्यान जरूरी होता है, ध्यान लगाने से आप डिप्रेशन में नहीं जाते, क्या ये ठीक है? देखो, डिप्रेशन में कोई भी व्यक्ति है जी, सबको अपना आत्मसम्मान चाहिए, है ना जी, आत्मविश्वास चाहिए, और इन्हीं चीज़ों को बढ़ाना होता है अगर किसी को डिप्रेशन है ना। इसीलिए एक तो सभी बच्चों का सम्मान करना चाहिए, जी, एक बात। दूसरी बात है, हमेशा पेट साफ रखना चाहिए। जी, लेकिन पेट साफ तब होगा जब आप टाइम से खाएंगे, भोजन करेंगे। कि जो हमेशा टाइम से नहीं खाते हैं, अक्सर डिप्रेशन संभावना उन्हीं को ज़्यादा होती है, क्योंकि गट हेल्थ अच्छी रहेगी तो व्यक्ति के अंदर उत्साह रहता है, जीने की उमंग रहती है, जी, और अच्छा महसूस करता है, सुख की भावना रहती है। जब जिसका पेट ठीक नहीं रहता उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इसलिए पेट साफ करने वाले आसन करने चाहिए और प्राणायाम को अच्छे से करना चाहिए, सिंहासन और उज्जाई। जी, ठीक है। डिप्रेशन को दूर करने के लिए उज्जाई एक बहुत बड़ा सरल है। गले से सांस खींचना है, आवाज़ के साथ, नाक से सांस जाएगी अंदर, इस तरह से। क्षण भर के लिए रुकना है और नाक से सांस को छोड़ देना है। ये 2 प्राणायाम का संयोग डिप्रेशन पहले दिन से ही ठीक होने लगेगा। अनुलोम विलोम और उज्जाई प्राणायाम। योग किस समय करना चाहिए? प्रॉपर टाइम क्या होता है योग का? शुभ मुहूर्त में ही अच्छा होता है, ब्रह्म मुहूर्त में सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इस समय पर नहाने के बाद जब हम करेंगे तो इस समय पर हमारे शरीर की जो ग्लैंड्स हैं और शरीर ग्लैंड्स में एक अच्छा शरीर के अच्छा तालमेल रहता है, एक अच्छा डोपामाइन जैसी चीज़ें जो हैं वो अच्छी अवस्था में रहते हैं। इसलिए सुबह ही सबसे अच्छा है। अगर जो सुबह जल्दी नहीं कर सकते हैं, वो कुछ ना करने से अच्छा है कि वो जिस समय पे करे, जिस मन में करे, वो टाइम उसके लिए अनुसार वही ठीक है। योग और प्राणायाम में क्या अंतर होता है? देखो, प्राणायाम भी योग का ही पार्ट है, जी,
लेकिन जन सामान्य में एक प्रचलित हो गया है योगा या योग, और वैसे तो सही शब्द योग है, लेकिन प्राणायाम का भी इम्पोर्टेंस है। तो लोग प्राणायाम, कुछ लोग ज़्यादा प्राणायाम करने लगे हैं, तो प्राणायाम तो दो शब्द आगे ऐसे ही प्रचलित होने लगे, योगा और प्राणायाम। जी, इस बार की थीम रखी गई है योगा फॉर हेल्थी एजिंग, जो वृद्धावस्था के लिए योग कितना इम्पोर्टेंट हो गया है और लोगों को किस एज में आकर के अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, कि लगता है कि आपकी एज अब ज़्यादा होती जा रही है, किस एज में आकर के लोगों को ध्यान देना चाहिए अपने ऊपर? देखो, या एक तो पहले ही ध्यान देना चाहिए, कम से कम भी 40-45 साल के बाद, 40 साल के बाद जी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। अभी कुछ पहले मैडम बोल रही थी, एक फार्मेसी की डॉक्टर, वो बोल रही थी कि पहले जो लिमिटेशंस थी, एक टारगेट थे, लोग वो 60+ थे जी, लेकिन अब टारगेट, बीमारियों के टारगेट कितने होने लगे हैं? 30+, 40+। उनको हाई बीपी होने लगा है, उनको कोलेस्ट्रॉल होने लगा है, उनका HbA1c 6+ होने लगा है जी। किस कारण? क्योंकि वो रेस्ट को महत्व नहीं दे रहे हैं जी। पहले के लोग रेस्ट को महत्व देते थे, 9 बजे सो जाते थे, लेकिन अब रेस्ट को महत्व नहीं दे रहे हैं। इसलिए रेस्ट का महत्व बहुत ज़रूरी है। रेस्ट भी करिए और मेहनत भी करिए, ठीक है, आसन भी करिए, प्राणायाम भी करिए, तो आप। और दूसरी बात है, वृद्धावस्था के लिए योग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस एज में लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, नींद की समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं, फेफड़े कमज़ोर होते हैं, खांसी बार बार हो जाती है, बलगम की अवस्था होती है बड़े बुज़ुर्गों को, और मन अकेला सा महसूस करता है। इसीलिए उनके लिए हल्के हल्के सूक्ष्म व्यायाम, मरकट आसन जैसा, पवन मुक्त आसन जैसा, कंद्र आसन जैसा और प्राणायाम का अभ्यास, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वृद्धावस्था के लिए कि रात्रि को 7:30 से 8 बजे तक खाना खा लेना है। और वृद्धावस्था की बीमारियों को डिले रखने के लिए, दूर रखने के लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति, वृद्ध लोग, चाचा ताऊ ताई जो भी हैं, 9 बजे तक सो जाएं। जी, देखिए, अगर किसी ने योग कर लिया और प्रॉपर खाना नहीं खाया, टाइम से खाना नहीं खाया, क्या सिर्फ योग करना लाभदायक होगा? हाँ, क्योंकि उस अवस्था में अभी योग ठीक हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये संभव नहीं कि रात्रि को जल्दी खाना खा लें जी, अपना पेट भी पालना है, घर परिवार के नौकरी करनी है जी, तो उस अवस्था में लेट चल गया, कोई बात नहीं, लेट भी सो लिए, लेकिन सुबह योगा अभ्यास जरूर करिए जी, है ना जी। तो इसलिए दोनों काम चल जाएगा। अगर लेट भी चल रहे हैं तो सुबह योगा अभ्यास करिए, उसका फ़ायदा ये होगा, जो लेट खाना खा रहे हैं उससे इंडाइजेशन पैदा होता है शरीर के अंदर जी, बीमारियां बढ़ती हैं। तो जब सुबह हम योगा अभ्यास करेंगे तो वो जो इंडाइजेशन है ना वो दूर होता है, गैस एसिडिटी दूर होती है, तो वो जो बीमारी बढ़ने की संभावना है वो बहुत दूर तक दूर रहने लग जाती हैं। सर, योग करना बॉडी के सबसे ज़्यादा किस पार्ट के लिए ज़रूरी होता है? व्यक्ति के अलग अलग पार्ट, जैसे कोई बीमार है, जैसे किसी को फ्रोजन शोल्डर है तो सबसे ज़्यादा महत्व किसको देंगे? कंधे को देंगे जी। अगर किसी को कमर दर्द है तो 2 चीज़ों को महत्व देंगे, एक पेट की शुद्धि, सही समय पे भोजन, और दूसरा कमर की फ्लेक्सिबिलिटी जी, इसको बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे किसी को अस्थमा है तो 2 चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। जी, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो करोड़ों रुपए की महत्व की हैं कि एक तो अस्थमा वालों को किस पे ध्यान देना पड़ेगा कि सांस प्राणायाम करना और रात्रि को देर रात भोजन नहीं करना जी, और एक उज्जाई प्राणायाम कर लेना। इसलिए फेफड़ों पे आधारित और एक लाइफस्टाइल, हर बीमारी में लाइफस्टाइल जुड़ी रहती है और हर बीमारी का एक कारण, पीछे छुपा हुआ कारण लाइफस्टाइल ही रहता है। जी। जी। पेट के लिए, जैसे पेट के लिए कॉन्स्टिपेशन की, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है कुछ लोगों को, उसका सोल्यूशन क्या है? मतलब कौन कौन से योग इम्पोर्टेंट रहते हैं उस बीमारी में? पेट की प्रॉब्लम्स के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए
उसके कारण ये भी है, जो लोग ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं या ड्राई फूड खाते हैं, जैसे कोई सब्जियां जो भी है मोस्टली ड्राई ही खाते हैं जी और पतली रसीली सब्जी नहीं खाते हैं और थोड़ा सा चिकनापन दूध घी नहीं लेते हैं और स्ट्रेस ज़्यादा रहता है या उम्र ज़्यादा हो गई है जी और ऐसे अवस्था है, तो उनको कॉन्स्टिपेशन कब्ज जैसी परेशानी हो सकती है। जी अब उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? एक तो उनको रसीला भोजन करना है। मैंने स्वस्थ वृद्ध अवस्था के लिए ज़रूरी है कि वृद्ध लोगों को, चाचा ताऊ को, दादा को, मामा दादा को, माँ को रसीला भोजन देना चाहिए। बहुत स्वास्थ्य देने वाला है रसीला भोजन। तो और क्या है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए जूस जैसी चीज़ें। तीसरी क्या, सलाद, एक प्लेट भर के सलाद ज़रूर खाना चाहिए। और कि 2 चम्मच घी, शुद्ध घी ले लिया, उसमें 3-4 काली मिर्च डाल लिए, पीस लिया और थोड़ा गुनगुना सा किया और उसे सुबह नहाने के बाद पी गए। आधे घंटे तक कुछ नहीं लेना। इससे कॉन्स्टिपेशन और कॉन्स्टिपेशन से जुड़ी हुई बीमारियां वो दूर ऐसे ही ठीक हो जाती हैं। ठीक है जी हाँ जी। और डायबिटीज़ के बारे में मैं और बताना चाहता हूँ कि 5 चीज़ों को अगर ठीक कर ले आदमी जी तो डायबिटीज़ ऐसे ही ठीक रह जाएगी। अगर कोई किसी की एक दवाई भी चल रही है तो ज़िंदगी भर एक दवाई पे रहेगा। वो क्या है, वो 5 लाइफस्टाइल कि सुबह उठे जल्दी पानी पिया, उसके बाद खूब टहले, नहाने के बाद फ्रेश शुद्धि होने के बाद टहले, मतलब वॉक किया 1 से 1.5 घंटा और प्राणायाम किया फिर आधा घंटा। एक लाइफस्टाइल। दूसरा लाइफस्टाइल क्या है कि 11 बजे तक दिन में 1 प्लेट भर के सलाद खानी है, वैरायटी सजा के अच्छे से सब तरह की सलाद। दूसरी आदत। तीसरी आदत है कि रात्रि को 7:30 बजे खाना खा लेना है, टाइमली। हाँ। चौथा है कि रात को 9 साढ़े 9 बजे तक हर हालत में सो जाना है। जी अब इससे क्या होंगे, इससे आपके मन पर, बॉडी के हार्मोन्स पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और ऐसे ही ठीक हो जाते हैं हम। 12th योगा डे मना रहे हो, तो इसका क्रेडिट किससे जाता है? मतलब शुरुआत किसने की थी? ये शुरुआत तो योगा डे की तो हमारे ऋषि मुनियों ने की। जी लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी, ठीक है, क्योंकि एक वैसे एक दिन के 21 जून के दिवस के लिए तो उन्होंने ही प्रारंभ किया, लेकिन योग दिवस तो हर दिन, योग दिवस ऋषि मुनियों का पहले ही से ही था। हर दिन उस योग को जीते थे। जी तो ये तो उन्हीं की बल से, उन्हीं के परिश्रम से, उन्हीं की ज्ञान से, है ना, जो उन्होंने योग बनाया, ये तो उन्हीं का ही परिश्रम था कि जो हम आज योग दिवस को इस तरह से बना रहे हैं। लेकिन फिर भी उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि एकजुट होकर हम करते हैं। जी आज आप एपीजे सत्ता यूनिवर्सिटी में आए हैं जी। यहाँ पे एक आपने सेशन का आयोजन किया लगभग 1 घंटे का, तो कैसा क्या आपको रिस्पॉन्स मिला? आपको कैसा लगा यहाँ आकर? 1 घंटे का नहीं हुआ, वो ज़्यादा देर का हुआ। जी ठीक है, क्योंकि इसीलिए लगभग लगा था। हाँ, तो उसमें बहुत अच्छा सेशन रहा ये, जिसमें मैंने 3 बातों को विशेष रूप से फोकस किया। जी सबसे पहले उनको एक योग शिक्षा का महत्व, एक नई शिक्षा नीति में क्या है, इस पर बल दिया मैंने, और क्यों ज़रूरी है शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, इमोशनल स्ट्रेस को दूर करने वाला, और स्पिरिचुअलिटी क्यों ज़रूरी है, और योग से कैसे स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है, एक बात। और फिर स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए क्या योग हो सकता है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ बातों में। और फिर एक सुंदर सा योगा प्रोटोकॉल पे ध्यान दिया मैंने। और यह यूनिवर्सिटी हर साल बहुत सुंदर कार्यक्रम करती है, मुझे बहुत इसमें प्रसन्नता होती है। और मैं इतनी दूर से आ जाता हूँ गुड़गांव से, और इसीलिए आता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इस यूनिवर्सिटी में, और सब लोग अच्छे से टाइम देते हैं मुझे, और सब लोग अच्छे से करते भी हैं जी। और इस यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। जी
योगा डे के इस खास अवसर पर आप क्या कुछ लोगों को संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश यही है कि अपने नौजवान बच्चों को बलशाली बनाना है, जी, शरीर से भी, मन से भी, और रस, रक्त आदि सभी धातुओं से भी। और बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, और जी। किस करवट से उठना है, ये भी सिखाना है। और नौजवानों को योग अभ्यास इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि अब जो शहर बढ़ेंगे, एकांत जीवन शैली होती जा रही है, परिवार अकेले अकेले होते जा रहे हैं, तो स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। इसलिए प्राणायाम, जो रोज़ प्राणायाम करता रहता है, थोड़े थोड़े आसन करता रहता है, उसके जीवन में स्वास्थ्य भी रहता है और प्रसन्नता भी रहती है। और एक चीज़ पे विशेष ध्यान मैं दूंगा जी, कि थोड़ा थोड़ा समय के अनुसार गीता पाठ जरूर करना चाहिए। अपने ग्रंथों को हमेशा याद करना चाहिए, उनको मनन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है और उसके अंदर मन के दोषों को दूर करने वाला विज्ञान है। जी, उसके अंदर रहन सहन छुपा है, उसके अंदर अच्छे भोजन के गुण छुपे हुए हैं, सात्विक के या रजोगुण के या तामसिक के। और किस तरह की वाणी है, किस तरह का तप है, हमको किस किस से दूर रहना है, किस किस से हमको और सत्वगुण से ज्ञान बढ़ता है, ऐसे सब अनेकों चीज़ें रखी हुई हैं उसमें। योग की ही बातें सारी। सर आखिरी सवाल है, आयुष डिपार्टमेंट जी। योग के लिए क्या कुछ काम करता है, लोगों को क्या कुछ सुविधाएं देता है? मैं हरियाणा आयुष मिनिस्ट्री गुड़गांव से हूँ, और आयुष डिपार्टमेंट इतना काम कर रहा है बहुत, क्योंकि जब योग आया तब से ही हम पिछले 13 सालों से आयुष मिनिस्ट्री हरियाणा में हैं। और सुबह से लेकर दोपहर तक, जब तक छुट्टी ख़त्म होती, ड्यूटी ख़त्म नहीं होती, तब तक हम योग के पेशेंटों को देखते हैं। तरह तरह के पेशेंट, डायबिटीज़ के, जॉइंट प्रॉब्लम के, माइग्रेन के, हेडेक के, वेरिकोज के, घुटनों की प्रॉब्लम्स, वृद्ध लोगों को, और इतनी चीज़ें सिखा देते हैं कि वो स्वस्थ रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। और हम आयुष मिनिस्ट्री में गुड़गांव में अपनी बात करता हूँ कि मैं कभी खाली नहीं बैठता हूँ। मेरे पास इतने पेशेंट आते हैं योग के, और मैं सुबह लग जाता हूँ और दोपहर तक बिल्कुल थक जाता हूँ पेशेंटों को, मरीजों को देखते देखते जी। और योग की दृष्टि से आयुष डिपार्टमेंट में गुड़गांव में बहुत बड़े काम हैं। तरह तरह की ट्रेनिंग दी जाती हैं हर डिपार्टमेंट में, और गुड़गांव में बहुत बड़ा प्रचार है योग का। जी, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद जी। थैंक यू। तो लिसनर्स, यह थी हमारी योग पर बातचीत। अब तो हमें लग रहा है कि योग करना लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए। हमें डेली रूटीन में योग के लिए टाइम फिक्स करना होगा। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे शरीर में प्रॉब्लम्स भी दिखने लगती है। इस बार की खास थीम है वृद्धावस्था में योग की भूमिका, यानी कि जो वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं उनके लिए योग करना जरूरी हो गया है। लाइफ में बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी होना बेहद जरूरी है। हर बीमारियों का समाधान योग से सर ने बताया। तो दोस्तों, मैं लेती हूँ आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। आप सुनते रहिए रेडियो सत्यवानी, मेरे यानी आरजे शैली के साथ। आप स्वस्थ रहे, खुश रहे और मुस्कुराते रहे। नमस्कार, धन्यवाद। तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इसी रोज़ व शब में उलझ कर न रह जा, कि तेरे ज़मा को मकां और भी हैं। गए दिन की तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं। राम राम साਰਿਆਂ ने, आप सुनने लाग रहे हो एपीजे सत्या यूनिवर्सिटी सोहना का सामुदायिक रेडियो।